दोस्तों नमस्कार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 225 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो तत्व है जो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में है। मैंने आपसे कहा था जो तत्व जिस आवर्त में होगा उसके परमाणु में कोषों की संख्या उतनी ही होती है। जो तत्व जिस समूह में होता है उसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। यहाँ जो कैल्शियम लिखा हुआ है, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। कोशों की संख्या 1 2 3 4। 4 कोशों की संख्या और बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का अगर आप चेक करो 19 होता है। 2 8 8 1 ये पोटेशियम है। देखो कोशों की संख्या तो ठीक है 4 है, लेकिन बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ऐसे आप मैग्नीशियम का चेक कर सकते हो। मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2। कोशों की संख्या 3 ही है, भले ही बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोशों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। एसिडिटी है यानी कि एसिड हो चुका है आमाशय के अंदर, अम्ल ज्यादा हो चुका है, तो अम्ल को कम करने के लिए क्षार चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बेकिंग सोडा ये क्षार होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य डैश समूह द्वारा अलग होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप उठा लो एक परिवार, जैसे मैंने लिया एल्केन। एल्केन का पहला जो मेंबर होता है वो मीथेन होता है, दूसरा होता है इथेन C2H6, तीसरा होता है C3H8 प्रोपेन, चौथा होता है ब्यूटेन। मैं ये फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं, इस वाले फॉर्मूले से CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। जितना कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। अब इस फैमिली के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सारे मेंबर्स हैं। कोई भी 2 मेंबर्स आप उठा लो लगातार, ध्यान में रखना लगातार होना चाहिए। कोई भी 2 लगातार मेंबर उठा लो और आप चेक करो, आपको CH2 का अंतर दिखेगा, CH2 का यानी कि मिथाइलिन का। जैसे आप मीथेन और एथेन उठा लो, इस दोनों के बीच में देखो अंतर क्या है फॉर्मूले में, तो आपको CH2 का अंतर दिखेगा। यहां आप ऐसे उठा लो, यहां भी आपको CH2 का अंतर दिखेगा, यहां भी आपको CH2 का अंतर दिखेगा। सेम आप एल्कीन के अंदर चेक कर सकते हो, एल्काइन के अंदर भी चेक कर सकते हो। तो ये जो CH2 है इसी को मिथाइलिन बोलते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर। इसका जो द्रव्यमान होगा CH2 का ये 14 होगा। तो सवाल दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा सकता है कि बताओ कि द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा। तो द्रव्यमान के केस में याद रखना कि 14 का अंतर आ जाता है। इसके बीच में द्रव्यमान 14 का अंतर होगा, इस दोनों के बीच में 14 का, इस दोनों के बीच में 14 का। अगर आप चाहोगे कि हम मीथेन और प्रोपेन में कंपेयर करें तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना है आपको। 2 लगातार सदस्य ही उठाना है और इसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का ये फॉर्मूला होता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जब इसी में पानी को डाला जाता है तब जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और ये है हार्ड, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये है आपका जिप्सम। तो यहां पर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में डैश इकाइयों का अंतर होता है। ये वही सवाल है जो अभी आपने एल्केन वाला देखा था। अब यहां पर देखो, आप उठा लो अल्कोहल फैमिली को। अल्कोहल फैमिली का जो पहला मेंबर है वो है मेथेनॉल, उसके बाद है एथेनॉल, उसके बाद है प्रोपेनॉल, ऐसे ही आगे चलते चलो, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से। तो यहां भी आप देखो, यहां भी सेम फंडा यहां पे काम करेगा। ये भी होमोलोगस सीरीज है। कोई भी 2 आप लगातार सदस्य को उठा लो, जैसे मैंने ये उठा लिया मिथेनॉल और इथेनॉल। यहां देखो CH2 का अंतर दिखेगा आपको, यहां CH3 है, यहां CH3, यहां OH, यहां OH, CH2 का अंतर यहां पर देखने को मिलेगा। यहां भी आपको CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। और द्रव्यमान के केस में बोल सकते हैं कि 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर आपको देखने को यहां पर मिलेगा। तो यहां पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई सा भी हो, 2 लगातार सदस्य उठाओगे उस परिवार के तो आपको CH2 का अंतर मिलेगा देखने को। द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड गति तक बढ़ता है। 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 20 सेकंड तक अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा। बोर्ड वालों ने यहां पर ऊर्जा लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ऊर्जा नहीं होगा, शक्ति होगा। शक्ति बराबर आप क्या जानते हो, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पर जो हमारा एनर्जी होगा वो ½ mv² होगा। देखो m की जगह पर 10 किलोग्राम दे रखा है, v की जगह पर देखो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 और गुने में 2,
टाइम की जगह पर यहाँ पर 20 सेकंड हो जाएगा। हम भाग लगाएंगे इसको, इस पूरे में इससे भाग लगाएंगे, समय से भाग लगाएंगे, तो यहाँ से 2 से ये 2 समाप्त हो जाएगा और ये 20 और बट्टे में 20, आंसर हमारा 1 वॉट आएगा। सी हमारा राइट आंसर। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। देखो, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, स्थिर में है, तो वो स्थिर में ही रहना चाहता है। कोई अगर गति कर रहा है तो वो गति में ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके अवस्था में कोई परिवर्तन आए। इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर। डैश समरूप अंग है। एक होता है समजात अंग, समजात अंग, और दूसरा होता है समरूप अंग। जो समजात अंग होता है, उन अंगों में जो मूल संरचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो समान होते हैं, लेकिन जो उनका कार्य होता है ये अलग अलग होता है, ये अलग अलग होता है। समजात अंग में समरूप में ठीक उल्टा हो जाएगा, मूल संरचना अलग अलग लेकिन कार्य एक ही होगा। तो ये जो हमारा ए आंसर है, लोबस्टर की पूंछ और व्हेल का फ्लूक होता है। इन दोनों का जो कार्य है वो सेम ही है, लेकिन जो मूल संरचना है वो अलग अलग है। तो ये समजात अंग का उदाहरण है, बाकी ये सारे ये समरूप अंग का उदाहरण है ए, और बाकी ये सारे समजात अंग के उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। समरूप अंग, कीट के पंख और पक्षी के पंख, अब दोनों जो पंख है ये उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो कार्य तो दोनों का सेम है, लेकिन मूल संरचना बनावट जो है दोनों की अलग अलग होती है। तो ये समरूप अंग हो गया, समरूप अंग के ये उदाहरण है। ऐसे ही शार्क का पेक्टोरल फिन और डॉल्फिन का फ्लिपर, ये भी समरूप अंग के उदाहरण है। मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, ऑक्टोपस की आंखें और बिल्ली की आंख, ये भी समरूप अंग के उदाहरण है। लोबस्टर की पूंछ और व्हेल की फ्लूक, ये भी समरूप अंग के उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को एक 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा की गणना करना है, हमें वोल्टेज दे रखा है और हमें पावर दे रखा है। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू में आई होता है। आई हमारा हो जाएगा पावर और बटे में वी। पावर कितना है, 1100 है, वोल्टेज है 220। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से ये 1 0 समाप्त हो जाएगा, 11 से ये 22 समाप्त हो जाएगा, ऊपर में 10 आएगा और ये 5, यानी कि 5 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट बताना है। विद्युत ऊर्जा की कॉमर्शियल यूनिट बताना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को हम यूनिट बोलते हैं। डुबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल डैश तरीकों को पहचान सके। तो ये आप ध्यान में रखना कि उस समय जितने भी तत्व थे उनमें से डुबेराइनर ने अपना ट्राइड्स दिया था, 3 ही ट्राइड्स वो ढूंढ पाए थे। ठीक है, तो 3 हमारा यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 ट्राइड्स कौन कौन थे ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान में रखो। मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, Ca कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ट्राइड्स थे। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। दर्पण कौन सा है, देखो उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में एकमात्र प्रतिबिंब जो नहीं बनता है, अवतल दर्पण में हर तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एकमात्र प्रतिबिंब है जो नहीं बनता है वो है सीधा में छोटा। सीधा में छोटा ये वाला जो प्रतिबिंब है ना, ये अवतल दर्पण नहीं बना पाता है, और यही एकमात्र प्रतिबिंब है जो उत्तल दर्पण बना पाता है। सीधा में छोटा और सीधा प्रतिबिंब ये आभासी होता है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आभासी और छोटी छवि। सी हमारा राइट आंसर। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है, और यही हमें 450 दे रखा है। यहां से हमें द्रव्यमान चाहिए, तो 450 और बट्टे में हम g लिखेंगे। g का मान यहां 9.8 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, 45.9 kg हमारा राइट आंसर आएगा। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम का यहां प्रकार नहीं होगा, जाइलम का भाग होगा। बोर्ड वाले ने प्रकार ही लिखा हुआ है लेकिन भाग होगा, यानी जाइलम बताना है इनमें से किससे मिलकर के नहीं बना हुआ है। तो जाइलम के जो पार्ट्स हैं ये ध्यान में रखो आप, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब ये आपको मिलेगा फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर। बी हमारा राइट आंसर। 2O ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है। 2 क्या निरूपित करता है यहाँ पर, परमाणुओं की संख्या। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो
कार्बन के अंदर जो डायमंड है, डायमंड आप जानते हो कार्बन का ये शुद्ध रूप होता है और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होता है। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने आपसे कहा था ये वो ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मैंने आपको यह भी कहा था कि आप ये दो एग्जांपल्स ध्यान में रखो, एक तो जिंक ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सी हमारा राइट आंसर। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अधातु के ऑक्साइड हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। किसी वस्तु का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो आप कहीं पर भी चले जाओ नहीं बदलेगा, लेकिन ध्यान रखना भार बदल जाता है। भार ये जी पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान जी पर डिपेंड नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो क्लोरीन ये तत्व है, तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक, नाइट्रोजन परऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन, देखो उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक वो उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजित अभी भी हो सकती है। अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? विभाज्य उत्तक। स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा, मृदु उत्तक यानी कि पैरेनकाइमा, दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। और ये तीनों ही जो उत्तकें हैं ये सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी था, वो परमाणु भार पे आधारित था। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। यह है एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट का यह फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। डी हमारा राइट, सी हमारा राइट आंसर। 12 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा है। Q = I × T होता है। I का मान है 1, टाइम हमें मिनट में दे रखा है लेकिन हमें आंसर चाहिए SI मात्रक में, तो मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना होगा, यानी कि 60 कूलम। फूलों के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं उनके मेल पार्ट को स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन बोले तो हिंदी में पुंकेसर। बी हमारा राइट आंसर। और जो फीमेल पार्ट होता है उसे पिस्टिल कहा जाता है। पिस्टिल या फिर कार्पल भी कहा जाता है। हिंदी में इसे अंडप बोलते हैं, अंडप। बी हमारा राइट आंसर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। सवाल में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सवाल क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है सवाल, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होती है उन दोनों बल के बीच का कोण क्या होता है। तो 180 डिग्री होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल ये दोनों हमेशा विपरीत दिशा में काम करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा विपरीत दिशा में काम करते हैं और उन दो दिशाओं के बीच कोण 180 डिग्री। यही सवाल बोलना चाह रहा है, लेकिन इस सवाल से ये चीजें क्लियर नहीं होती है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट और 3.6 × 10⁶ जूल। सबसे व्यापक रूप से स्वीकार सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ऑक्सीजन तो नहीं था। ऑक्सीजन वाले को तो पहले ही काट दो आप, ये आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन। ए हमारा राइट आंसर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में ये सारे गैसेस थी। 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने से 5 सेकंड के बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा। बल बराबर आप क्या जानते हो? द्रव्यमान और गुने में त्वरण, ये जानते हो। द्रव्यमान हमें दे रखा है 800 किलोग्राम, त्वरण हमें नहीं दे रखा है, लेकिन V - U/T ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगा सकते हैं। देखो U हमें दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, हमें चाहिए आंसर न्यूटन में। हम सारे वैल्यू को SI मात्रक में पुट करेंगे। किलोमीटर पर आवर ये कोई SI मात्रक नहीं है, तो हम इसे 5/18 से गुना करेंगे। आप जानते होंगे, मैथ्स के अंदर आप पढ़ते होंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम गुने में 5/18 करते हैं। तो यहां से 5 टाइम्स से कैंसिल आउट, 25 मीटर पर सेकेंड। V हमारा यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि ब्रेक लगने के बाद कार रुक जाती है। टोटल जो समय लगा ये 5 सेकंड है। सारे मान को यहां पर डालना है। ये 800 किलोग्राम
v हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, u हमारा यहाँ पर 25 हो जाएगा, समय हमारा यहाँ पर 5 है। सॉल्व करेंगे 5 से ये खत्म हो जाएगा और ये 8 पंचे में 40 माइनस 400 न्यूटन। माइनस हमें यहाँ पर क्या बता रहा है? माइनस हमें ये बता रहा है कि जो बल लगा वो विपरीत दिशा में लगा। बल जो है वो विपरीत दिशा में लगा, यानी कि गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में चल रही थी तो बल इस पर इस दिशा में लगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी ना। वरना अगर इसी डायरेक्शन में अगर बल लगता तो गाड़ी तो रुकती नहीं, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती। लेकिन विपरीत दिशा में बल काम किया तभी तो गाड़ी रुक गई। तो ये डायरेक्शन हमें यही बता रहा है कि जो बल लगा वो गाड़ी के चलने के विपरीत दिशा में लगा। 4000, ठीक है, यहाँ पर 4000 होगा, 4000 न्यूटन। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है? मैंने आपसे कहा था पिछले किसी पार्ट में, प्रोपेनॉन, ये जो लास्ट में ऑन सफिक्स आता है, ये जो लास्ट में ऑन सफिक्स आता है, ये आपको मिलेगा कीटोन में। जो कीटोन फैमिली का सदस्य होगा उसके लास्ट में आपको ऑन मिलेगा, ठीक है, ऑन। तो कीटोन हमारा राइट आंसर। एल्कोहल का अगर होगा तो ओल मिलेगा, एल्डिहाइड का है तो अल मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो ओइक अम्ल मिलेगा, ओइक अम्ल या फिर ओइक एसिड। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। सवाल आपसे यहां पर यह बोल रहा है कि जो F बराबर ma होता है ये सही साबित नहीं होता है, सही सिद्ध नहीं होता है। इनमें से किस केस में? हमें क्लास 10th तक ही पढ़ने हैं और क्लास 10th में हमें जो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है वो ये फॉर्मूला देता है वहां से, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और ये वाला जो फॉर्मूला है आपका इस वाले केस में लागू नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है हम तभी लगा सकते हैं जब वस्तु पे बल लग रहा हो और वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट हो। जब किसी वस्तु की जो स्पीड है वो लगभग लाइट के स्पीड के बराबर होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर या फिर वैक्यूम में। तो जब किसी वस्तु की जो स्पीड है वो इसके आसपास होती है तब उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो नियत नहीं रहता है, द्रव्यमान उसका बदलता है। तो जब भी द्रव्यमान बदलेगा ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इको क्लियरली सुने आप, तो इसके लिए यह जरूरी है कि जो अवरोधक है यानी जिससे आवाज साउंड टकरा करके आएगी और जो बोलने वाला है, जैसे मान लो आप बोल रहे हो और आप चाहते हो कि आपने जो बोला उसका साउंड टकरा करके आप फिर से सुने, यानी कि इको आपको सुनाई दे, तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी दूरी और इस अवरोधक के बीच की दूरी कम से कम 17.2 होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम कितनी दूरी? 17.2 मीटर। इससे अगर कम दूरी होती है तो आप इको को क्लियरली नहीं सुन पाओगे। एक प्रतिरोधी की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? देखो क्या बोला है सवाल में, उसी पदार्थ का बना हुआ है। तो जैसे मान लो कोई कॉपर का चालक है, इसकी लंबाई L है और जो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल है वो A है और प्रतिरोध इसका R दे रखा है। और ये कॉपर का मटेरियल है तो मैं इसका जो प्रतिरोधकता है ये मैं रो मान लेता हूं। तो यहां से R = रो L/A हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वही एक दूसरा चालक है, ये भी कॉपर का ही होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है उसी पदार्थ से बना हुआ है, तो ये भी कॉपर का ही चालक है। जो प्रतिरोधकता है वो रो ही हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। जो ये प्रतिरोधकता है ये दो चीजों से बदल जाएगा, एक टेम्परेचर से, एक पदार्थ से, पदार्थ की प्रकृति से। तो टेम्परेचर का यहां पर बात नहीं किया गया है, पदार्थ तो वही है, तो रो हमारा वही रहने वाला है। यहाँ पे लंबाई के बारे में बोला कि लंबाई L/2 हो गया और जो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल है ये डबल हो चुका है। तो यहां से जो R हमारा आएगा ये मैं इसका R1 मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से जो हमारा R1 आएगा वो क्या हो जाएगा? रो L यहां पर L/2 है और ये हो जाएगा हमारा एक जगह पर 2A। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो रो L/A और इनटू में 1/4। तो इसके जगह पर हम ये वाला वैल्यू, ये वाला R पुट कर सकते हैं। तो R = ये हो जाएगा R/4। डी हमारा राइट आंसर। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये 1.5 है, में प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति हवा में या फिर वैक्यूम में ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान में रखना है। एयर के लिए जो म्यू होता है ये 1.003 होता है। और एक चीज मैंने आपसे पहले ही बताया हुआ है कि जो म्यू है और जो v है, जो अपवर्तनांक है और जो प्रकाश की गति है, इसमें उल्टा रिलेशन है। जब भी प्रकाश उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी स्पीड घट जाएगी। कितने से घटेगी?
ये निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले वैल्यू में उसके अपूर्णांक से भाग लगा देना है। तो एक ऐसे माध्यम में प्रकाश प्रवेश किया है जिसका अपूर्णांक 1.5 है, तो उसमें उसकी स्पीड हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। देर से ये 3 खत्म हो जाएगा 2 मरतबे, बी हमारा राइट आंसर। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वाटर रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो इसके द्वारा ये एक्स्ट्रा वाटर से छुटकारा पा सकते हैं। समीकरण 2Cu+O2 यानी कि ये बताना है आपको ये किसका एग्जाम्पल है। तो जो अभिक्रियाएं होती है वो कई प्रकार की होती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। यह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और अपघटन में क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं। यहां देखो 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक ही उत्पाद बनाएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपघटन में क्या होगा, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोहरी विस्थापन और विस्थापन मैं आपको बताऊंगा जब आगे सवाल आएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg, ये आप जानते हो, और त्रिज्या 6400 किलोमीटर। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। कार्य बराबर हमारा हो जाएगा F × S। F × S इसलिए क्योंकि यहां देखो लिखा हुआ है वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, बल की दिशा में। तो जब भी बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां से F हमारा 10 है, S का मान यहां पर 2 है, आंसर हमारा 20 जूल हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। यहां अपघटन नहीं होगा, दोहरी विस्थापन होगा, ठीक है, ये भी बोर्ड वालों की गलती है। एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, हमारा आंसर यहां पर आयन हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन या फिर अपघटन में एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन या फिर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक धातु अभिक्रिया में दूसरे धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे यहां देखो जिंक एक धातु है और ये कॉपर सल्फेट का ये एक विलयन है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाएगा, अभिक्रिया करवाया जाएगा, तो जिंक ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को साइड कर देगा और अपना विलयन बना लेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि जिंक कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। यह है क्रियाशीलता श्रेणी, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। जैसे जैसे इस क्रियाशीलता श्रेणी में आप ऊपर से नीचे आओगे, जो क्रियाशीलता है धातुओं की वो घटती चली जाती है। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। अगर हम यहीं पर सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि सिल्वर जो है विस्थापित कर ही नहीं पाएगा इस कॉपर सल्फेट को, क्योंकि सिल्वर जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर को, क्योंकि सिल्वर ये देखो कॉपर से भी नीचे है, यानी कॉपर से कम क्रियाशील है। केवल कॉपर से ऊपर वाले ही धातु यहां से कॉपर को विस्थापित कर पाएंगे। तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। यह है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में जो आयन है यह है सोडियम आयन और सल्फेट आयन। उसके बाद बेरियम क्लोराइड में यह है बेरियम आयन और यह है क्लोरीन आयन। इसमें देखो क्या हुआ, आयन का आदान प्रदान हो गया। इस वाले अभिकारक का जो एनायन था ये इस वाले अभिकारक के धनायन के साथ चला गया और बना लिया बेरियम सल्फेट, और इसका जो धनायन था वो इसके एनायन के साथ चला गया और बना लिया सोडियम क्लोराइड। ये जो अभिक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पूरे अभिक्रिया को आप याद रखो कि Na2SO4 + BaSO2 BaSO4 + 2NaCl। याद रखना कि ये जो BaSO4 है ये अवशेप है। ये क्या है, अवशेप है, बेरियम सल्फेट का अवशेप है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया जब होती है तो अवशेप का निर्माण होता है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान हो जाता है, एक का आयन दूसरे के साथ और दूसरे का आयन पहले के साथ चला आएगा। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड क्या होंगे, ये सारे के सारे अधातु हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही छोटे छोटे करंट को मापने के लिए जो माइक्रो एम्पियर में होते हैं, उसको मापने के लिए। और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा को भी पता करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में इसका राइट आंसर।
एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाती है, कितना ऊंचा होगा? जो ट्रक है वो जमीन से कितना ऊंचा होगा? ये सवाल पता है क्या है? ये सवाल ठीक ऐसे है जैसे एक पत्थर को आपने क्या करा, छोड़ा। एक पत्थर को आपने छोड़ा तो u आपका 0 हो गया और ये पत्थर जमीन पर पहुंचा 0.8 सेकंड में। ये आपका सवाल है, एक्चुअल में यही सवाल है। अब आपको हाइट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, s = ut प्लस हाफ at²। यहां पर देखो u का मान 0 हो जाएगा, जो हमारा s होगा वही हमारा h होगा और जो हमारा a होगा वो यहां पर क्या होगा, प्लस g होगा। जब भी वस्तु नीचे की ओर गिरे, आपको a की जगह पर प्लस g डालना है। जब भी वस्तु ऊपर की ओर जाए आपको a की जगह पर माइनस g डालना है। इस वाले समीकरण में, गति के समीकरण में, गति के 3 समीकरण होते हैं, v = u प्लस at, उसके बाद s = ut प्लस हाफ at² और उसके बाद v² = u² प्लस 2as। ये 3 समीकरण है गति के। इस वाले समीकरण में आपको a और g के मान पर ध्यान देना है कि कैसे कब पुट करना है। जब भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे हम a की जगह पर माइनस g डालेंगे, जब भी वस्तु नीचे की ओर आएगी a की जगह पर प्लस g डालेंगे। और ये सारे जो समीकरण हैं ये केवल तभी वैलिड होते हैं जब हमारा a कांस्टेंट होता है। तो वैसे भी आप जानते हो g का मान हम लोग 9.8 ही लेकर के चलते हैं, बदलते नहीं है, इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। u का मान 0 है तो ये सब खत्म, a की जगह पर प्लस g डालना है यानी कि 10, t की जगह पर 0.8 तो 0.8 और इंटू में 0.8, 2 से इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूं तो ये 0.4 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 और इंटू में 0.32 यानी कि 3.2 मीटर हमारा राइट आंसर। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहा जाता है। दो अस्थियां, दो हड्डियां जो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय लिगामेंट, और बोन्स एंड मसल्स ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय टेंडन। टेंडन और लिगामेंट ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों ही संयोजी ऊतक है। हमारा आंसर यहां पर स्नायु हो जाएगा यानी कि लिगामेंट। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा होगी Q = I इंटू में T। यही होता है, I आपको दे रखा है 0.5, T आपको दे रखा है 1 मिनट, लेकिन हम यहां पर सेकंड में पुट करेंगे तो 30 कूलम हमारा राइट आंसर। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। मैंने आपसे पिछले किसी पार्ट में कहा हुआ है कि लेंथनम और एक्टिनियम, इस दोनों का जो परमाणु संख्या है ये आपको ध्यान में रखने हैं, और साथ में ये भी ध्यान में रखो कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ए हमारा राइट आंसर। ऑडोमीटर का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है क्या मापने के लिए? दूरी मापने के लिए। आप अपने बाइक में, आप अपने कार में जो आप डिस्टेंस देखते हो कि आपने कितना चला, आपकी गाड़ी कितनी चली, वो होता है ऑडोमीटर। और जो आप स्पीड देखते हो वो होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, वो होता है स्पीडोमीटर। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र डैश है। आयरन 3 ऑक्साइड हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड को, Fe2O3 को। बी हमारा राइट आंसर। ये है फेरिक ऑक्साइड। इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। यहां पर जो नंबर लिखा होता है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या को बताता है कि आयरन ऑक्साइड में आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 3 है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। जब किसी बंदूक से बुलेट को दागी जाती है तो बुलेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई होती है, यानी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर स्पीड ज्यादा है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी इसके पास अधिक होगी, तो गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। प्रकृति में डैश अकेले कभी नहीं होता। यह भी मैंने आपसे ऑलरेडी कहा हुआ था कि जो प्रकृति में बल है वो कभी भी अकेले नहीं होता, हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा बाहर से जो बल लगाया जाता है उसके विपरीत दिशा में लगता है। इसको आप ऐसे समझो, ये कोई अगर बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर आप खींचना चाहते हो, इस पर आप बल लगा करके, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, बाह्य बल लगा करके, तो ये जो सरफेस है ये नहीं चाहेगा कि आप इस बॉक्स को खींच करके ले जाओ, इसीलिए ये इस पर एक घर्षण बल लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ये सरफेस इस बॉक्स पे। तो हमेशा जो घर्षण बल है वो जो बाह्य बल लगाया जाता है उसके विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल
हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। डी हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। अभिसारी दर्पण बोले तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु को रखा गया है। तो याद करो, मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस केस में जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। और जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। हमारे केस में वस्तु मुख्य फोकस पर है यानी कि फोकस पर है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अत्यधिक आवर्तित होगा। ए हमारा राइट आंसर। और बिंदु के रूप में कब होगा? ये वाले केस में, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बिंदु के रूप में बनेगा यानी कि पॉइंट साइज का बनेगा। और दोनों ही केसेस के अंदर वस्तु जो है वास्तविक और उल्टा होगा। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। जो सोडियम क्लोराइड का विलयन होता है या फिर बोल दो नमक पानी का जो घोल होता है उसे हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा तब हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। डैश में मूकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो हाइड्रा के अंदर मूकुलन और पुनर्जनन दोनों ही द्वारा प्रजनन हो सकते हैं। हाइड्रा ये कौन से फाइलम में आता है? ये आता है निडेरिया फाइलम में। तारा मछली, स्टार फिश, ये वास्तविक मछली नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये स्टार फिश ये वास्तविक मछली नहीं है, ट्रू फिश नहीं है। ये आता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। केंचुआ ये एनिलिडा फाइलम में आता है, एनिलिडा फाइलम में। और चूहा तो कॉर्डेट के अंदर क्लास मैमेलिया में। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें मोनेडा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमिलिया था, प्लांटी था। तो जो किंगडम मोनेडा था उसमें केवल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब। तो हमारा आंसर यहां पर मोनेडा हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी एक न्यूक्लियस के पास जो खासियत होती है कि एक न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ हिस्टोन, प्रोटीन हो, ये सब कुछ नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो इसका डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला पड़ा होता है। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो किंगडम मोनेडा के अंदर जो भी जीव आते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा इन सब के अंदर जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो ग्रुप नंबर 1 जो समूह 1 के तत्व होंगे उनमें बाह्यतम कोशों में 1 इलेक्ट्रॉन, जो समूह 2 के तत्व होंगे उनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 13 के जो तत्व होंगे उनके जो परमाणु होंगे उनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 14 वाले के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 वाले के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 16 के जो तत्व होंगे उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और 17 वाले के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और 18 वाले के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। हमसे 1 इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आप ये चेक कर लो कि किसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये चेक कर लो कि कौन समूह 1 का तत्व है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये समूह 1 का तत्व है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। सबका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखो तो भी मालूम चल जाएगा। ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 8 1 हो जाएगा और ये 2 8 8 1 हो जाएगा। सबके बाह्यतम कोश में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक कर लो, इसके लिए आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए, या फिर ये आपको मालूम होना चाहिए कि समूह 1 के तत्व कौन है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो जो हमारे अमाशय में HCl बनता है, इसके मुख्य रूप से 2 काम होते हैं। एक तो ये हो गया कि खाने के साथ, फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है तो इसको वो किल कर देगा। ठीक है। दूसरा, जो एंजाइम हमारे
आमाशय में बनता है, जो एंजाइम हमारे आमाशय में बनता है वो पेप्सिन होता है, और ये जब बनता है तो ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये इनएक्टिव होता है। जब हमारे पेट में ये एंजाइम बना तो ये इनएक्टिव था, इसको एक्टिवेट करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए। तो ये दो मुख्य काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे आमाशय के अंदर। ये जो एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ये ध्यान रखना, ये अग्नाशय का एंजाइम है। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, और पेप्सिन हमारे आमाशय का एंजाइम हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व है। छठे आवर्त में हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। तो ये आप नंबर ध्यान में रखना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में 18, 18, छठे और सातवें में 32, 32। हमसे छठे में पूछा है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आप ध्यान में रखना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इन सबको जोड़ोगे तो 118 आपको मिल जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ था उसे आवर्त कहा गया, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ था उसे आवर्त कहा गया, और हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में भी यही है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम बोला है तो हमारा आंसर यहाँ पर समूह हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, और मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, परमाणु भार के आधार पर था, और हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है दबा करके, उसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इन सारे केसेस के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, ये आप ध्यान में रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांध के पानी में ऊर्जा, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई या संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा, कमानी में ऊर्जा, इन सारे ही केसेस के अंदर वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा में छोटा बनेगा या फिर बहुत ही छोटा बनेगा। छोटा तब बनेगा जब वस्तु अनंत और पोल के बीच कहीं पर भी हो, और बहुत छोटा तब बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। लेकिन गांठ बांध लो, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और यही एकमात्र प्रतिबिंब है जो अवतल दर्पण में नहीं बनता है। हमारा आंसर आभासी और छोटी छवि हो जाएगी। जो सीधा प्रतिबिंब होता है वही तो आभासी होता है। डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, परमाणु भार के बारे में बोला है, तो यही है हमारा मेंडलीव का आवर्ती नियम। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के आधार पर है। मेंडलीव का कहना है कि तत्वों का जो गुणधर्म है उनके परमाणु भार के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो कहता है कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है वो उसके परमाणु संख्या के आधार पर होता है। 5.6 किलोवाट आवर, तो 5.6 किलोवाट आवर को ही हम लोग 5.6 यूनिट्स बोल सकते हैं। इसी को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करके, गुना करके देखना, ए आंसर आएगा। जो किलोवाट आवर है ये कॉमर्शियल यूनिट है, व्यवसायिक इकाई है एनर्जी की। ठीक है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? संवेग यानी कि मोमेंटम, ये होता है द्रव्यमान और गुने में वेलोसिटी यानी कि वेग। यूनिट देखो क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां -2 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा आंसर। यहां पर सेकेंड नहीं है, -1 नहीं है, 1 है केवल, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 80 और गुने में 60, यहां से हो जाएगा 4800। तो ए हमारा राइट, बी हमारा राइट आंसर। इस सवाल का उत्तर बी। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन होता है द्विवीक खंडन द्वारा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर। अमीबा में प्रजनन होता है द्विवीक खंडन द्वारा, और किसी भी तल में हो जाता है। खंडन द्वारा यानी कि फ्रेगमेंटेशन, इसका आप एग्जांपल ध्यान रखो, स्पाइरोगायरा, ये शैवाल है, थैलोफाइटा समूह में आएगा। मुकुलन द्वारा अभी आपने देखा था हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब में मुकुलन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? आप चेक कर लो कि ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक एक जो तत्व
उपस्थित है उसके परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर है तो संतुलित हो जाएगा। जैसे यहां देखो, इस एरो के लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन है, राइट में 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बैलेंस है, एक एक तत्व बैलेंस होने चाहिए। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है लेकिन यहाँ एक ही है, तो ये बैलेंस नहीं होगा। सोडियम का यहाँ 1 परमाणु, यहाँ भी 1 परमाणु, चलो ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ 1 परमाणु, यहाँ भी 1 परमाणु, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु लेकिन यहाँ पर 3 है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, ये भी बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम का यहाँ 1 परमाणु, यहाँ भी 1 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ 1 परमाणु, ये भी बैलेंस नहीं है। एक एक तत्व के परमाणु बैलेंस होने चाहिए। यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। देखो, अगर ये ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु लेकिन ऑक्सीजन के 1 परमाणु, लेकिन यहाँ पर 2MgO लिखा हुआ है, मतलब मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश क्या होता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा, जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा, जो तापमान है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो तापमान में परिवर्तन है वो 0 होगा। जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मान लो सॉलिड से लिक्विड बन गया, तो यहां पर अगर टेम्परेचर मान लो T डिग्री सेल्सियस था, तो यहां भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस ही होगा, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, और जब तापमान में परिवर्तन हो जाएगा तब अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ठोस पिघल गया, यानी कि सॉलिड से ये लिक्विड बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो इस प्रोसेस के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, तो परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। जो मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं, उनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, इन सब के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, अधिकांश में तो 3 कक्षीय हृदय है, लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल, घड़ियाल, इन सब के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, रेप्टाइल्स हैं। जो रेप्टाइल्स का हार्ट होता है, जिसमें कि 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल है, 2 आलिंद और 1 निलय, ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, ठीक है, मिश्रित रक्त को पंप करता है। एक व्यक्ति का तंत्रिका कोशिका डैश एक लंबी हो सकती है, यहां पर तक होगा, ठीक है, डैश तक लंबी हो सकती है। ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये होता है नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल। ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। 100 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लार्जेस्ट बोले कभी भी ह्यूमंस के अंदर, ये हो जाएगा ओवम, फीमेल के अंदर, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा स्पर्म, ये मिलेगा मेल के अंदर। लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है। तो जो लिटमस है ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन ये कवक और शैवालों का सहजीवीय संबंध है। लाइकेन ये कवक और शैवाल का सहजीवीय संबंध है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एक आपने सुना होगा माइकोराइजा, मैंने भी बताया हुआ है कवक वाले चैप्टर के अंदर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। माइकोराइजा सहजीवीय संबंध है कवक और हायर प्लांट्स में। उच्च जो पादप होते हैं, हायर जो प्लांट्स होते हैं और कवक, इनके बीच ये सहजीवीय संबंध है माइकोराइजा। तो ये दोनों ही ध्यान में रखना आप, लाइकेन और माइकोराइजा। वायुमंडल अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। देखो, एक्चुअल में जब सूर्यास्त हो जाता है उसके 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखता ही रहता है। एक्चुअल में जब सूर्यास्त हो चुका होता है उसके 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखता रहता है, तो हम इसी को बोल सकते हैं कि सूर्यास्त में 2 मिनट की देरी हो गई। और एक्चुअल में सूर्योदय जब होता है, सनराइज होता है, उसके 2 मिनट पहले से ही हमें सूर्य दिखने लग जाता है। तो ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो 2 मिनट हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ वो बोलते हैं कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस
जनरली क्या होता है कि हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो पहले वो लिक्विड फेज में आएगा, लिक्विड से फिर गैस फेज में आएगा। जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं, सब्लिमेट करने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो इस वाले फेज में नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कपूर देखा होगा, जब कपूर को गर्म किया जाता है तो वो ऐसा तो नहीं कोई लिक्विड बनता है, डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और नेफ्थलीन, ये सारे ही एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे के सारे सब्लिमेट हो जाते हैं, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, यानी इन सबको गर्म करोगे तो डायरेक्ट सॉलिड से ये गैस में बदल जाएंगे बिना द्रव अवस्था में आए। सोडियम सल्फेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कोई ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। एवोगाद्रो संख्या डैश को निरूपित करते हैं। एवोगाद्रो संख्या अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। इसे हम N0 से डिनोट करते हैं या फिर Na से डिनोट करते हैं। ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इस संख्या को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। आंसर हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कौन सा इसमें से हिस्सा नहीं है? तो अंडकोश यानी कि स्क्रोटम, अंडकोश के अंदर वृषण होता है, वृषण के अंदर ही स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, मेल सेक्स हार्मोन, और शुक्रवाहिका इसी स्पर्म को ले जाने वाला ये ट्यूब होता है शुक्रवाहिका। ये जो अंडाशय है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मादा प्रजनन तंत्र का ये भाग है। तो बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सर्वश्रेष्ठ चालक है, बेस्ट कंडक्टर है, वो है सिल्वर, और जो बेस्ट कंडक्टर होता है उसका जो प्रतिरोधकता है, रो है, वो सबसे कम होता है, सबसे कम प्रतिरोधकता है, इसलिए ये बेस्ट कंडक्टर है। तो सिल्वर हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले पार्ट में।